हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज 2 जुलाई है और इस दिन द हिंदू में कुछ महत्वपूर्ण मैटर हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने और इसका लाभ लें। देखिए, यहाँ पर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक नोटिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और तमिलनाडु के सेक्रेटरी को जारी की गई है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, तमिलनाडु में एक स्थान है, ये है श्री पेरम्बदूर। और यही वो श्री पेरम्बदूर है जहाँ पर एप्पल से तो सभी परिचित हैं। एप्पल को असेंबल्ड करने वाली जो यूनिट है फॉक्सकॉन, इसके ऊपर उसी कंपनी का एक नौकरी से हटाया गया एक बंदा है जो कि एचआर था, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज में एग्जीक्यूटिव था फॉक्सकॉन का। इसने ये आरोप लगाया है कि फैक्ट्री क्या कह सकते हैं, एक असेंबलिंग डिपो जो है वह अपनी जो नियुक्तियां होती थी उन नियुक्तियों में वह विवाहित महिलाओं को नहीं लेती थी। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि ये तो गलत बात है ना, क्योंकि भारत के संविधान में जेंडर इक्वलिटी की बातें की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं। क्लियर? तो इसको लेकर के एक तनाव सा उत्पन्न हुआ और इसी तनाव के कारण जो है इसने क्या किया है, एनएचआरसी ने, ठीक है, क्या दिया है, नोटिस जारी किया है। ठीक है, इसमें यही पूरा मैटर दिया गया है। क्लियर? और इसके अतिरिक्त यहाँ कोई मैटर नहीं है। ठीक है, क्लियर? आप जानते हैं ना कि भारत के संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में किसी प्रकार के जेंडर डिस्पैरिटीज स्थापित नहीं की जा सकती। क्लियर? तो ये मैटर आपका जरूर हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बार बार आ रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में ये बार बार आ रहा है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए जरा देखते हैं एनएचआरसी। वैसे तो इसके पहले भी मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या है ये? तो कह रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी स्टैब्लिश इन 1993 में यह बना था। ठीक है, किस रूप में बना है? तो आप कहेंगे कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री कानून के द्वारा ये निर्मित की गई है। कब निर्मित की गई है? 1993 में निर्मित की गई है। ठीक है, हाँ, एक चीज ये रहा कि इसको अमेंड किया गया है, इसका संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 2006 में किया गया है। ठीक है, अब एनएचआरसी में का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे, इसमें देखिए देखिए, वैसे तो आप पढ़ते होंगे 7, लेकिन यहाँ 8 बताया जा रहा है। चेयरमैन को लेके 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 डीम्स मेंबर होते हैं। डीम्स मेंबर का मतलब क्या हुआ? पद पर रहते हुए, किसी पद पर रहते हुए जब दूसरा पद धारण किया जाए तो उसी को डीम्ड मेंबर कहा जाता है। क्लियर ना? तो आप आगे चलिए। आगे बात ये कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी कौन होता है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 2019 में इसमें पुनः एक अमेंडमेंट कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप चीफ जस्टिस ही हों, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है। ठीक है, क्लियर? फिर कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये 3 मेंबर्स कौन कौन होते हैं? कैंडिडेट विथ नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है,
ऐसे कैंडिडेट जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान हो। फिर लेकिन ये एक चीज कह रहा है कि इनमें एटलीस्ट वन टू बी स्त्री जो सदस्य होना चाहिए, वुमेन मेंबर्स होना ही चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि डीम्स मेंबर्स कौन कौन होते हैं? एक्स ऑफिको मेंबर्स, डीम्ड मेंबर्स आर चेयरपर्सन ऑफ द बिलो। जो डीम्ड मेंबर होते हैं वो कौन हो सकते हैं? तो आप वो कह रहा है कि ये जो बॉडीज हैं इनके चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन का मतलब अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का जो चेयरमैन होगा वो इसका सदस्य होगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, वो भी इसका सदस्य होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इसका सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है या डीम्ड होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भी इसका चेयरमैन भी इसका सदस्य होता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका भी चेयरमैन इसका डीम्ड मेंबर होता है। फिर कह रहा है कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जिसके अंदर है, ठीक है, उसके भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। फिर आगे की बात ये कह रहा है कि ये बनता कैसे है, NHRC का कंपोजिशन कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। ठीक है। यही सिलेक्शन कमेटी जो है NHRC के मेंबरों को चुनती है, अध्यक्ष और मेंबरों को चुनती है। तो इस कमेटी में कौन कौन होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। केंद्र के गृह मंत्री होते हैं और अपोजिशन का लीडर होता है। ठीक है ना। ये चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर। आप दूसरा टॉपिक आप देखिए, करा है व्हाट इज ऑन द एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। तो कह रहा है कि जो 16वां जो वित्त आयोग आ रहा है, फाइनेंस कमीशन आ रहा है, उसका एजेंडा क्या है। ठीक है ना। तो 16वें जो फाइनेंस कमीशन है उसका एजेंडा पूछ रहा है कि उसका एजेंडा क्या है। ठीक है। तो और ठीक है ना। तो कह रहा है हाउ डू अदर कंट्रीज डिवॉल्व फंड्स टू देयर लोकल गवर्नमेंट। फिर ये भी पूछ रहा है कि अन्य देश अपनी सरकारों को धन कैसे आवंटित करते हैं या कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। वाई इज द सेंसस सिग्निफिकेंट, जनगणना महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। ठीक है। फिर देखिए द स्टोरी सो फार में कह रहा है कि अब तक की कहानी यही है। क्या क्या कहानी बता रहा है? तो इसमें देखिए सीधे सीधे से बात कर रहा है। ये कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? तो ये कह रहा है कि 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है सर। ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। ठीक है। और ये भी इसमें लिखा है कि फाइनेंस कमीशन का गठन कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि सर भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है इसका होता है। ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि जो 16वां वित्त आयोग है या फाइनेंस कमीशन है, इसका फोकस किस पर है। तो कह रहा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, ठीक है, उस कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, जो धन दिया जाना है वो कैसे आवंटित किया जाए, इस पर चर्चा कर रहा है। इसी पर इसका मेन फोकस है। फिर कह रहा है कि 73 मतलब 73वां और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, इसमें किया क्या गया। तो कह रहा है कि 280 जो है ना, जिसके तहत फाइनेंस कमीशन बनता है, तो कह रहा है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 280 3BBNC, ठीक है, में क्या जोड़ा गया है। कह रहा है कि सब 3BNC ये क्या है, सब सेक्शन जोड़े गए। क्लियर ना। तो इसका उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे यह आर्गुमेंट देता है। ठीक है। क्या आर्गुमेंट देता है कि हम स्टेट कंसोलिडेटेड जो फंड है, ठीक है, उसको कैसे बढ़ाएं, मतलब कैसे उसमें अधिक धन दें। एक बार मैं समरी कर दूं। समरी का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं सोचना है,
बल्कि आप ये कह सकते हैं कि सर 16 फाइनेंस कमीशन इस समय रनिंग में है, इसने अपना वर्क शुरू कर दिया है। और फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है वह इससे होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान के 280 जो आर्टिकल है ना, उस आर्टिकल के तहत जो है इसका मतलब गठन किया जाता है, 5 वर्ष के लिए होता है, भारत का राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब कह रहा है कि इसमें 2 अमेंडमेंट का उल्लेख कर रहा है, कह रहा है कि एक है 73वां, एक है 74वां। कह रहा है कि 73वें और 74वां जो अमेंडमेंट है ना, उसके आ जाने के बाद जो है फाइनेंस कमीशन की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इसे, ठीक है, जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हैं या टाउन हॉल्स हैं, ठीक है, उनमें कैसे एड को दिया जाए, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इस समय जो फोकस कर रहा है, उसका फोकस का विषय क्या है? तो आप कहेंगे कि जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, उसी के ट्रांसफर पर इसका मेन फोकस है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो भारतीय जो फेडरल सिस्टम है या संघवाद है ना, उस संघवाद में क्या है, आज शामिल हो चुकी हैं लोकल बॉडीज, क्लियर। तो अब हमको ये चीज देखना है कि ये क्या कहना चाह रही है। तो फिर ये कह रहा है कि व्हाट अबाउट सिटीज, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आप फॉलो कर गए। फिर कह रहा है व्हाट अबाउट सिटीज, तो सिटीज के बारे में वो क्या बातें हैं? तो कह रहा है कि द नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन इन द मिड 80s, ठीक है। देखिए, जो एक कमीशन बनता है, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, ठीक है, और 1980 में बनता है या 80 के दशक में बनता है ये, ठीक है, 1980 में नहीं बनता, 80 के दशक में बनता है। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब्ड सिटीज, इसने शहरों के बारे में कहा था कि यह विकास के इंजन है, क्लियर। लेकिन इतनी सी बातों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आल्दो इसमें ये कहा गया कि रियलिटी तो ये है, सत्य तो ये है कि देखिए, जो सिटीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 66% है इंडिया की जीडीपी में। ये कह रहा है कि देखिए, इनका कहना है कि जो शहर है ना, शहर क्या करते हैं, भारत का जो जीडीपी है उसमें 66% का योगदान करते हैं। और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना, उस गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, सरकारी जो राजस्व है उसमें ये वृद्धि करते हैं 90% की, क्लियर। तो इस प्रकार से, लेकिन अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस प्रकार से ये हमारे विकास की धुरी तो है, परंतु कह रहा है कि आज इनकी जो विकास की गति है वो, ठीक है, काफ़ी धीमी हो चुकी है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है कि अगर हम विकास की गति को पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए $840 बिलियन, ठीक है। और इतने पैसे होने के बाद ही हम जो है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद इनका ये कहना है कि डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ 5 कमीशन सिंस द 11th कमीशन, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो 11वां वित्त आयोग है ना, 11वां वित्त आयोग, तो कह रहा है कि 11वां वित्त आयोग से अब तक 5 आयोग के प्रयासों के बावजूद भी शहरों की जो हालात है ना बच्चों, शहरों की हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया। नगर पालिकाओं की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लगातार गिरती चली जा रही है। तो अब जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन गिरेगी तो जाहिर सी बात है कि नगरों की जो प्रोडक्टिविटी है और यहाँ पर रहने वाले जो शहरी हैं, ठीक है, उन शहरियों की गुणवत्ता और जीवन की जो गुणवत्ता होगी, वह गुणवत्ता तो प्रभावित होगी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कह रहा है कि देखिए, जो भारत में सरकार का इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर है, ठीक है, किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, वह केवल 0.5% है जीडीपी का। मतलब जो सरकारें, ठीक है, अर्बन के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो जीडीपी का धन जारी करती हैं वह केवल 0.5% करती हैं, जबकि
जो अन्य डेवलपिंग कंट्री है, लाइक यहाँ दिया हुआ, सबका दिया हुआ है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री जो है वो लगभग 2.5% तक करती हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में 2.6 है, मैक्सिको में 1.6 है, फिलीपींस में 2.5% है, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, 5.1% है, लेकिन भारत के अंदर जो है ये बहुत गिर गया है। ठीक है ना, क्लियर। अब अगर हम और थोड़ी सी बातें करें तो हम आपके सामने एक हल्की सी रिपोर्ट दे देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो फाइनेंस कमीशन क्या है, द मेन वर्क ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट मनी टू स्टेट, स्पेशली टू पंचायत एंड म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, जो 16वां वित्त आयोग है उसका मेन फोकस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो पैसा है ना वह कैसे स्टेट को दिया जाए ताकि जो पंचायतें हैं और म्युनिसिपल जो काउंसिल्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, यही इसका मेन फोकस है, आपको यह याद रखना चाहिए। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन का फोकस किस पर है, पंचायतों पर है और ठीक है नगर पालिकाओं परिषदों पर है। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि रोल ऑफ सिटीज क्या है, तो देखिए अभी हमने आपसे बताया था कि सिटी जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, सिटी जो है भारत की जीडीपी में कितना 66% का योगदान देती हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 90% जो है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू देती हैं, लेकिन इतना सब कुछ देने के बावजूद भी उनकी अपनी स्थिति जो है वो बहुत कमजोर है, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत कमजोर है। अब कह रहा है कि फाइनेंशियल इशू, इनकी जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, तो कह रहा है कि द फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज इन सिटीज नोन एज इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर इज ओनली 5%। अभी मैंने आपको समझाया था ना, ठीक है, क्लियर, कि ये जो इनको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है, 0.5% है इसका जीडीपी का। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि नेसेसरी इम्प्रूवमेंट, जो नेसेसरी इम्प्रूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, तो कह रहा है कि लोकल बॉडीज नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू स्ट्रेंथन देम। कह रहा है कि देखो अगर इस लोकल बॉडीज को, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वह पंचायत हो, अगर इनको उठाना है या लाना है विकास में, अच्छी स्थिति में लाना है, तो सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इन्हें फाइनेंशियल एड अधिक से अधिक करना चाहिए। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये है एक एडिटोरियल है, ठीक है, और ये एडिटोरियल आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, कि देखिए इसमें एक बात की जा रही है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि आज की दुनिया में, ठीक है, इजराइल की बात किए बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। ठीक है ना, तो इजराइल इज फेसिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफीट इन गाजा। ठीक है, वैसे तो आम आदमी ये समझ रहा है कि इजराइल ने हमास को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद तो जरूर कर दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खुद को आबाद हो गया। ठीक है, वह बहुत बुरी तरह से हार रहा है। कैसे हार रहा है, क्योंकि जीतने के बावजूद भी इजराइल हार रहा है, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध 8-10 महीने खिंच जाएगा। ठीक है, और अभी कितने दिन चलेगा यह कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा करके जो इजराइल है ना वो क्या क्या लॉस कर रहा है, आप ये समझने की कोशिश करिए। देखिए पहली बात तो आप एक चीज जान लीजिए, इजराइल की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो हम आपको आपके बेहतरी के लिए मैंने ये बना रखा है आपके बीच में। ठीक है, कुछ मैटर लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है डेविड बिन गुरियन। डेविड बिन गुरियन ये क्या है, हेड ऑफ ज्यूइश एजेंसी है। ज्यूइश मतलब यहूदी, इजराइल में कौन रहता है, यहूदी लोग रहते हैं, यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, या आप कह सकते हैं ज्यूइश रहते हैं।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि डेविड बिन गुरियन, जो कि यूएस एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने ही 14 मई 1948 को, ठीक है, क्या किया, इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। ठीक है, और ट्रूमैन, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय उसी दिन उसको मान्यता भी दे दिया था। फिर कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑन नवंबर 29, 1947 वोटेड, मतलब वोट किया, पार्टीशन बिट्रीज मैंडेटरी पैलेस्टीन इनटू सेपरेट यूएस एंड अरब स्टेट्स। तो ये चीजें हमें आपको थोड़ा सा व्यापकता के साथ बताना होगा। देखिए, एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर टू से, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से तो अनेक देश पैदा हुए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से भी, ठीक है, एक देश पैदा हो रहा है और उसका नाम है इजराइल। देखो, एग्जैक्टली जो यूएस है ना, ये जर्मनी के भगोड़े हैं, या आप कह सकते हैं कि यूरोप के अनेक देशों से भगाए गए लोग हैं। तो ब्रिटेन ने इनको संरक्षण दिया था, और संरक्षण देने के बाद इनको कहाँ लाया था, तो आप कहेंगे कि सर इस स्थान पर जो जिसे आप फिलिस्तीन कहते हैं या फिलिस्तीन कहते हैं, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन कहते हैं, वहीं पर लाके बसा दिया। लेकिन 1945 में जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है ना, तब एक प्रॉब्लम आती है कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, नवंबर 29, 1947 को कहा कि जो पैलेस्टाइन है ना, इसी पैलेस्टाइन को आप दो भागों में बांट दो, दो भागों में बांट दो। एक भाग को पैलेस्टीन को दे दो और दूसरा भाग किसको दे दोगे, इजराइल को दे दो। ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो आप रेड में देख रहे हैं ना, रेड नहीं, जो भी कलर हो, ठीक है, तो ऑरेंज देख रहे हैं, ये इजराइल है। क्लियर। और ये तो सिनाई प्रायद्वीप है, ये आप जॉर्डन देख रहे हैं, इधर ये सऊदी अरबिया है, ये हिस्सा यमन है, ये इजिप्ट आप देख रहे हैं, ये स्वेज कैनाल आप देख रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी देख रहे हैं आप। ठीक है, तो आपकी जो हेडिंग थी, वो हेडिंग क्या थी, वो हेडिंग ये थी, गाजा। ठीक है, तो अब यहां आप देखिए जरा, गाजा कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर ये मेडिटेरियन सी है सर, और ये इजराइल है। ठीक है, तो इजराइल और मेडिटेरियन सी के बीच में एक पतली सी पट्टी है गाजा। क्लियर। और गाजा और वेस्ट बैंक को मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या फिलिस्तीन हो जाएगा या पैलेस्टाइन हो जाएगा। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये गोलन हाइट तक कौन है, तो आप कहेंगे कि सर ये पैलेस्टाइन है सर। क्लियर, ठीक ना। तो अब इन्होंने तो ये कह दिया कि साहब ठीक है, और यही जो गाजा है ना, इसी पर इस समय चल रहा है। और आप याद रखिएगा, यही सीमाओं पर जो है राफा बॉर्डर है। ठीक है, कौन सा बॉर्डर, राफा बॉर्डर। ठीक है, क्लियर, जो मिस्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ एक चीज और सीखनी है, और वो क्या चीज सीखना है, एक वो ये चीज सीखना है कि इसके बाद जो है, जब इन्होंने ये कर दिया, मतलब यूएनओ ने जब इसका डिवीजन कर दिया, तो इस डिवीजन को किसने नहीं माना, अरब स्टेट्स ने नहीं माना। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ एक संघर्ष उत्पन्न होगा, और इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा, इस संघर्ष का क्या परिणाम आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 8 महीने तक एक युद्ध चला था, और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इजराइल ने जो ये अरब राष्ट्र हैं इनको पराजित कर दिया था, और बहुत सारे भूभाग पर इसने कब्जा कर लिया था। क्लियर। तो इस प्रकार से इजराइल की उत्पत्ति आपके सामने हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, आज की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, तो देखिए आज की जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होती है। ठीक है ना।
7 अक्टूबर 2023 को ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, और ये जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों होती है, तो आप याद रखिएगा कि गाजा में, ये है गाजा, गाजा, यहीं पर एक मिलिटेंट ग्रुप रहता है, मिलिटेंट ग्रुप रहता है, जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर हमास है। इसी हमास ने सुबह सुबह, ठीक है, जब लोग सो के उठने ही वाले थे, कि अचानक इन्होंने क्या किया, इजराइल में प्रवेश किया और इजराइल में, ठीक है, नरसंहार कर डाला। फिर इसके बाद इजराइल ने बड़े धैर्य के साथ अटैक किया था, और इस अटैक में 1200 लोग मारे गए थे, ठीक है। और इजरायली जो पीएम है नेतन्याहू साहब, उन्होंने कसम खा ली कि मैं इस्लामी आतंकवादी समूह को कुचल डालूंगा। क्लियर। और फिर क्या हुआ, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इजराइल का उद्देश्य क्या है या इजरायली नेताओं का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे हमास को ख़त्म कर देना, ठीक है, हमास को ख़त्म कर देना। क्लियर। और इसलिए इन्होंने कहा कि गाजा पर जो हमारा अटैक है वो गाजा के नागरिकों के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन यह किसके विरुद्ध है, हमास के विरुद्ध है। लेकिन फिर ये जनसंख्या क्यों क्यों खाली कराते हैं, क्योंकि जो वहाँ के नागरिक हैं, उन्हीं नागरिकों के बीच में हमास के लोग कहीं छिप जाते हैं, ठीक है, इसलिए वह पूरे के पूरे खाली कराते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना होगा, वैसे तो इजराइल ने अब तक जो वार किए हैं ना, उस वार में इजराइल ने कितने लोगों को प्रभावित किया है, तो आप कहेंगे कि सर 2.3 मिलियन लोगों को इन्होंने क्या किया है, 2.3 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है, इसमें ये प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि 37,000 लोग अब तक यहाँ मार दिए गए हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का 1.7% है। खैर कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर 82,000 लोग क्या हुए हैं, ये घायल हुए हैं, ठीक है ना। अब फिर ये कह रहे हैं कि 19 महीने, सॉरी, 256 दिन की लड़ाई के बाद, ठीक है, इजराइल के जो एडमिरल हैं डेनियल हगारी सर, इनका ये कहना है कि इजराइल युद्ध नहीं जीत सकता, इजराइल युद्ध नहीं जीत सकता, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया, क्लियर ना। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि देखिए, जो हमास है ना, एक्चुअल में एक मनोदशा है, यह एक विचार है, ये एक चिंतन है, ये, ठीक है। एडमिरल डेनियल हगारी, स्पोकमैन ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, सेड हमास कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसका अंत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमास इज एन आइडिया, क्योंकि हमास एक आइडिया है, हमास इज ए पार्टी, इट इज रूटेड इन हार्ट्स ऑफ द पीपल, और इसकी जो जड़ें हैं लोगों के दिलों में है, ठीक है। एनी वन हु थिंक्स वी कैन एलिमिनेट हमास, ठीक है, इज रॉन्ग। अगर कोई ये सोचता है कि हम उसको ख़त्म कर देंगे, हमास को ख़त्म कर देंगे, तो इनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है। क्लियर। अब एक चीज आप याद रखिएगा, लैक ऑफ विक्ट्री। तो लैक ऑफ विक्ट्री का मतलब क्या है, देखिए, ये चाहता तो ये था कि इजराइल, कि हम इस युद्ध को बहुत जल्दी जीत लेंगे, लेकिन जब ये हमास पर आक्रमण कर रहा था, गाजा पर आक्रमण कर रहा था, तो उसी समय लेबनान में, ठीक है, एक और मिलिटेंट ग्रुप रहता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ठीक है ना। क्लियर। हिजबुल्लाह क्या है, एक मिलिटेंट है जिसकी बैकबोन कहाँ है, जिसकी पीठ पर हाथ किसका है, आप कहेंगे कि सर यह है ईरान का, ठीक है। अब ईरान जो है द्वारा समर्थित तो हमास भी है, ठीक है। क्लियर। ट्रिपल एच आप याद रखिएगा, एच एच एच, हमास, हिजबुल्लाह और हुदी, ठीक है, ये तीनों ही
यहाँ मिडिल ईस्ट में क्या है, मिलिटेंट ग्रुप्स है। मिलिटेंट ग्रुप्स मतलब आतंकवादी ग्रुप है, और इन तीनों ग्रुपों को मुख्यतः, ठीक है, इस्लामिक कंट्री का सहयोग प्राप्त है, लेकिन ज़्यादातर इसमें फाइनेंसिंग जो होती है वह ईरान करता है। अब ईरान क्यों करना चाहता है? ईरान के करने का रीजन क्या है? तो देखिए, ईरान के सपोर्ट करने का रीजन ये है कि जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में आप याद रखिएगा, एक ईरान आता है, दूसरा इजराइल आएगा। तो ये ईरान और इजराइल, ये दोनों चाहते हैं कि हम संप्रभु बन जाए, मतलब तू बड़ा या मैं, ठीक है। इस सोच के कारण जो है यहाँ पर जंग चल रहा है। क्लियर? अब आप याद रखिएगा, यहीं पर आपको एक चीज और याद रखना होगा। इसी जोन में एक और देश है जिसे हम कहते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरबिया ये क्या चाहता है? तो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है कि जब सऊदी अरबिया और ईरान में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये शिया कंट्री है और यह सुन्नी कंट्री है। क्लियर? और एक और भी रीजन है, ईरान का यूएस से संबंध अच्छा नहीं है। क्लियर? ईरान का चाइना से संबंध बेहतर है। देखिए, ईरान का यूएस से संबंध बढ़िया नहीं है और यूएस का इजराइल से संबंध बढ़िया है। आप कह सकते हैं कि इजराइल की जो पूरी फौज है, ठीक है, उसके पीछे जो सहारा है वह यूएस है। हथियारों की सप्लाई यहीं से होती है। ऐसा नहीं है कि यूएस ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि जो यूएस की, ठीक है, इकॉनमी है, उसमें इजरायलियों का बड़ा योगदान है। आप जानते हैं ना कि आज इंफॉर्मेशन की दुनिया में जितने भी हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर्स हो, ये सब किसके हाथों में है? सब इजरायलियों के हाथ में है। क्योंकि कहा यह जाता है कि इजराइल में बुद्धि जन्म लेती है, ठीक है, मतलब ये लोग जन्मजात बुद्धिमान होते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ आपने समझ लिया। तो ऐसी स्थितियों में अब सऊदी अरबिया क्या है? ये इजराइल का सहयोगी। क्लियर? और आपको ये भी याद रखना होगा कि जब ये मिलिटेंट घटनाएं नहीं हुई थी, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इजराइल ने ही सऊदी अरबिया और यूएस के बीच में बेहतर संबंध स्थापित किए थे। क्लियर ना? तो सब मिलाकर के आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मिडिल ईस्ट में मामला क्या है। ठीक है, तो एक तो रिलीजियस पॉइंट है और दूसरी चीज जो है, रिलीजियस तो कम है, बात यह है अपने वर्चस्व को स्थापित करना। ठीक है ना? और चूंकि इसराइल को जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं, या आप कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका है, ठीक है, इनका सहयोग इसलिए है क्योंकि ईरान जो है एक इस्लामिक राष्ट्र है और इसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर टेरर का काम ये बहुत करता है। ठीक है, मतलब दूसरों देशों को अशांत करने के लिए ये काम कर रहा है, जैसा कि आप ट्रिपल एच से भी आप देख रहे होंगे। और तीसरी चीज ये है कि यह एटॉमिक पावर को पाने की चेष्टा भी कर रहा है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों से घबरा करके, ठीक है, ये सारे के सारे जो देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े होते हैं, ताकि ईरान ऐसी स्थिति में ना आने पाए कि वह, ठीक है, टेरर फंडिंग करने लगे। फिलहाल आप याद रखेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आज इजराइल फंस चुका है। क्यों फंस चुका है? क्योंकि वह हमास का उन्मूलन नहीं कर पा रहा है और हमास के पक्ष में हूदी भी खड़ा है और हिजबुल्ला भी खड़ा है। क्लियर? और हिजबुल्ला के आक्रमण के कारण लगभग 60,000, ठीक है, जो इजरायली हैं ये भागने के लिए विवश हुए हैं। क्लियर? तो ऐसी स्थितियों में युद्ध धीमा हो गया है, लेकिन आप याद रखिएगा
पूरे मिडिल ईस्ट की शांति के लिए यह घातक है। इस प्रकार, ठीक है, इस आर्टिकल में एक ही चीज लिखा गया, इजराइल युद्ध जीतता हुआ भी युद्ध हार रहा है। ठीक है, यह हार गया है। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ आपका ये मैटर समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, ग्रेट गुड डे।